नेक्स्ट वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो चीजों को रेगुलेट कर रही है अप या डाउन, यानी कि इनसाइड या आउटसाइड, उसमें जो लार्ज साइज के पार्टिकल हैं या जो चार्ज्ड पार्टिकल है जैसे कि आयन, और जब वो अपनी लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में यानी कि अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आते हैं तो उनको ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत पड़ती है। वो डायरेक्ट एटीपी को खर्च करके आते हैं तो उसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं। देखो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ग्लूकोज लो है, यहां अंदर हाई है ऑलरेडी किसी सेल में, तो ग्लूकोज अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एटीपी आ जाए, लेकिन होगा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ग्लूकोज को लाने वाली चीज, जैसा कि अभी हमने सोडियम और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर देखा था, उसने कभी ना कभी एनर्जी खर्च करी थी। तो कहने का मतलब कि अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा एक्टिव ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो जहां किसी भी चीज का, अब इसको, ये तो सेकेंडरी का एग्जांपल हो गया, मानो कोई आयन है, आयन एक्स कैटायन है, इसको अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर आना है, एक्स ऑलरेडी काफी है यहां, तो इसको 100% एटीपी खर्च करके ही आना पड़ेगा। और एटीपी खर्च करके लाने वाले इसको प्रोटीन ऑफ कोर्स कैरियर ही होंगे, क्योंकि चैनल तो हमेशा पैसिव होते हैं। तो ये वाले कैरियर प्रोटीन जो डायरेक्ट एटीपी खर्च करके किसी चीज को अंदर लाएं, बाहर ले जाएं, एक साथ अंदर बाहर करें, दोनों को अंदर लाएं, दो को बाहर ले जाएं, या उनके मॉलिक्यूल्स भी चाहे ज्यादा हो जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, तो इनको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर नहीं है। NCX प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, जो सोडियम कैल्शियम का था। सोडियम पोटेशियम पंप ये भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, और भी कई तरह के प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर होते हैं जिन्हें हम पंप भी कहते हैं। तो टाइप अगर हम बात करें, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो 4 टाइप के ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, जिनमें से 3 तो केवल कैटायन स्पेसिफिक है, यानी वो कैटायंस को ज्यादा चाहते हैं बजाय एनायंस के। So I will discuss the types of the primary active transporter. I hope कि primary active transporter क्या होता है ये तो आपको क्लियर ही होगा। तो एक होते हैं P टाइप ट्रांसपोर्टर्स, एक होते हैं V टाइप ट्रांसपोर्टर्स, एक होते हैं F टाइप ट्रांसपोर्टर्स, और जो मेजर पोर्शन है यानी कि जो मेजर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो होते हैं ABC टाइप। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब सेल सिग्नलिंग हम पढ़ते हैं तो हम वहां पर लिख देते हैं कुछ वर्ड की ये जो प्रोटीन है ना ये इस टाइप का ट्रांसपोर्टर है, तो हमें टाइप भी जरूर क्लियर होना चाहिए कि इस टाइप का मतलब क्या है। तो 4 टाइप के ट्रांसपोर्टर होते हैं। पी टाइप का मतलब फॉस्फोराइलेटिंग ट्रांसपोर्टर, वी वैक्यूलर के लिए अभी हम देखेंगे वैक्यूलर का क्या मतलब है, एफ कोई क्लियर नहीं है कि एफ का मतलब क्या है, या हो सकता है मेरी नॉलेज में ना हो, बट कुछ कहते हैं कि इसका मतलब साइंटिस्ट के नाम पर भी है, फेरेंट्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो ये अननोन रहेगा। एबीसी टाइप जो है वो एटीपी बाइंडिंग कैसेट है। देखिए, एफ मेरी नॉलेज में नहीं, हो सकता है कुछ होता हो इसका मतलब, कई जगह पे मैंने पढ़ा है कि इसको साइंटिस्ट के नाम पर भी कह देते हैं एफ, कि जो है फेरेंसिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। एबीसी टाइप का मतलब एटीपी बाइंडिंग कैसेट, एबीसी। 4 तरह के ट्रांसपोर्टर हैं, 3 जो है ये स्पेसिफिक है कैटायन के लिए, और उसमें भी मैं आपको बता दूं वी और एफ तो केवल प्रोटॉन के लिए स्पेसिफिक है। सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, उनके ट्रांसपोर्टर ना तो वी टाइप के हो सकते हैं ना ही एफ टाइप के हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल रिजर्व है प्रोटॉन के लिए। अच्छा, प्रोटॉन के लिए केवल यही 2 रिजर्व नहीं है, प्रोटॉन पर इसका भी हक है, यानी प्रोटॉन तो इसमें भी आ सकता है, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर कैटायन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, तो वो होते हैं ट्रांसपोर्ट पी टाइप ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू। और एबीसी एटीपी बाइंडिंग कैसेट जो है वो मॉलिक्यूल्स के लिए है, यूजुअली जो है छोटे साइज के मॉलिक्यूल, जैसे अमाइनो एसिड, जैसे हार्मोन्स, जैसे ग्लूकोज, जैसे फैटी एसिड, जैसे लिपिड। तो जनरली मॉलिक्यूल्स को जब आना होता है या एनायंस को आना होगा ऑफ कोर्स, तो वो एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर से आएंगे। प्रोटॉन्स को स्पेसिफिकली आना है तो वो वी टाइप या एफ टाइप या पी टाइप से भी आ सकते हैं। प्रोटॉन तो तीनों से आ सकता है, लेकिन स्पेसिफिक है कि वी और एफ केवल प्रोटॉन ही ला सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा कि प्रोटॉन स्पेसिफिक है। और पी टाइप ट्रांसपोर्टर का मतलब है फॉस्फोराइलेटिंग ट्रांसपोर्टर। अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पी टाइप ट्रांसपोर्टर्स को। वो सभी ट्रांसपोर्टर जो फॉस्फोराइलेशन से काम करते हैं, फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन एटीपी से हो, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है तो एटीपी तो चाहिएगा ना, ऑफ कोर्स बात है, जनरल सी बात है। और डीफॉस्फोराइलेशन ऑटोमेटिक हो,
फॉस्फोराइलेशन करें तो किसका करें? करें तो एस्पार्टेट का करें भाई, एस्पार्टेट रेजिड्यू का। आई होप एग्जाम्पल में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। एग्जैक्टली, सोडियम पोटेशियम पंप ऐसे ही तो काम कर रहा था कि उसकी जो अल्फा डोमेन थी उस पर कहीं भी एस्पार्टेट रेजिड्यू ढूंढता है एटीपी, वहां जाकर फॉस्फेट बाइंड करता है, उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है, कुछ देर के बाद वापस जो है वो डीफॉस्फोराइलेट हो जाएगा। केवल सोडियम पोटेशियम पंप नहीं, प्लांट में कुछ जो है प्रोटॉन एटीपीएजेस भी होते हैं जो प्रोटॉन के बदले चीजों को लाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, ये प्लांट का एग्जांपल है स्पेसिफिकली। देखो प्रोटॉन तो यहां भी आ गया, इसका मतलब मैंने कहा था ना कि प्रोटॉन तो पी टाइप से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जो कंपेनियन सेल्स हैं, ये सीव ट्यूब है, फ्लोएम है मान लीजिए ये, ठीक है, ये कंपेनियन सेल्स है। फूड जो है धीरे धीरे आता है सुक्रोज की फॉर्म में, यहां कंपेनियन सेल में आ गया, उसको भेजना है सीव ट्यूब में, ताकि सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम, सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम ऑफ लीफ से वो फूड स्टेम और रूट तक जा सके। फ्लोएम ऑफ लीफ कनेक्टेड है फ्लोएम ऑफ स्टेम से और रूट से। तो यहां जब फूड जाता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्टर से जाता है कि प्रोटॉन के बदले में सुक्रोज अंदर जाता है, ये एंटीपोर्ट है। यहां एटीपी खर्च होती है और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है कि एटीपी खर्च करके प्रोटॉन के बदले सुक्रोज अंदर आता है, या ऐसे ही बाहर भी जाता है। अनलोडिंग में भी ऐसा ही होता है। सुक्रोज को जब बाहर भी निकलना है तो वो बगल वाली सेल से प्रोटॉन मांगेगा कि बदले में प्रोटॉन आए, तब सुक्रोज बाहर जाए। तो प्रोटॉन एटीपीएजेस जो होते हैं वो भी पी टाइप ट्रांसपोर्टर के एग्जांपल हैं, वो फॉस्फोराइलेशन से काम करते हैं। खुद फ्लिपेज प्रोटीन, फ्लिपेज एक एंजाइम है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितने भी लिपिड हैं उनको अंदर लाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनामिक है ना, ये लिपिड्स हैं, ठीक है। कोई लिपिड अंदर लाना है तो अंदर लाने के लिए लिपिड पार्टिकल को फ्लिपेज एंजाइम होता है खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही। फ्लिपेज फ्लोपेज बाहर ले जाता है लिपिड को, स्क्रैम्बलेज दोनों तरफ मूव कराता है। देखो फ्लूइड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हिलते रहते हैं लिपिड, कोई लिपिड जो बाहर था आज कुछ सेकंड के बाद अंदर भी है। इस चीज को शो भी करा जाता है एक टेक्निक से, फ्रैप से, मैं आपको बता दूं, फ्लोरोसेंट रीएक्टिवेशन आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ये दिखाने के लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड डायनामिक हैं, एक जगह पर नहीं रहते। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था फ्रैप, कि मिक्स करके कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स को और फिर छोड़ दिया गया था उनको फ्लोर जो है ऑलरेडी डाई में स्टेन किया गया था, कुछ देर के लिए छोड़ दिया गया, पाया गया कि जहां पर स्टेनिंग थी वो स्टेनिंग मूव कर रही है आगे। इसका मतलब जहां स्टेन होनी चाहिए थी, अगर फिक्स होते ना लिपिड वहीं पर तो वो वहीं मिलते, वो स्टेन आगे मूव कर रही है, इसका मतलब लिपिड मॉलिक्यूल्स आपस में मूव करते हैं। एक लिपिड मोइटी और दूसरी लिपिड मोइटी आपस में वैन डर वाल फोर्सेस से लिंक है, तो वीक बॉन्डिंग है बहुत, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हिलती रहती है। दो मेम्ब्रेन, एक ऊपर वाली मेम्ब्रेन दूसरी नीचे वाली लेयर मेम्ब्रेन नहीं, वो आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस से लिंक है, ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन, ये नीचे वाली। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग है, बट यहां आपस में बहुत वीक बॉन्डिंग है, वैन डर वाल फोर्सेस, इसीलिए लिपिड मेम्ब्रेन जो है वो मूव करती है। तो मूव कराने वाला प्रोटीन, अंदर लाने वाला प्रोटीन फ्लिपेज भी एक एग्जांपल है पी टाइप ट्रांसपोर्टर का। उसको एटीपी चाहिए ही चाहिए। स्क्रैम्बलेज ध्यान रखना कैल्शियम से चलता है ना कि एटीपी से। फ्लिपेज और फ्लोपेज दोनों, फ्लोपेज बाहर ले जाएगा लिपिड को, ओ का मतलब आउट, और फ्लिपेज अंदर लाता है, ये मैं कभी किसी सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। तो फ्लिपेज अंदर लाता है, वो भी एक ट्रांसपोर्टर है, कैसा? पी टाइप का ट्रांसपोर्टर है। तो ये कुछ एग्जांपल थे पी टाइप ट्रांसपोर्टर के, जो एटीपी खर्च करके उसका फॉस्फेट से अपने आप को फॉस्फोराइलेट कराते हैं। और क्योंकि ये सारे ही प्रोटीन है तो इनके पास एस्पार्टेट अमाइनो एसिड तो होगा ही होगा, तो वो फॉस्फाइलेशन कहां होता है? एस्पार्टेट रेजिड्यू पर होता है। अब देखो वी टाइप ट्रांसपोर्टर और एफ टाइप ट्रांसपोर्टर, ये केवल प्रोटॉन स्पेसिफिक है, प्रोटॉन के अलावा ये किसी और चीज को ट्रांसपोर्ट करा ही नहीं सकते। वी टाइप ट्रांसपोर्टर ज्यादातर वैक्यूलर ट्रांसपोर्टर हैं, तो ये वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर पर ही जो है प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट में तो वैक्यूल हो ही गया, जो लार्ज वैक्यूल है उस पर कोई ट्रांसपोर्टर हो, वो भी प्रोटॉन के लिए, ठीक है। और एनिमल सेल्स में जैसे लाइसोसोम्स की भी वैक्यूल यानी मेम्ब्रेन होती है, पेरोक्सिसोम्स तो प्लांट में ही है, एंडोसोम्स पर भी मेम्ब्रेन हो सकती है। मैंने कल भी, आपको याद हो तो, ये कंसेप्ट बताया था, अभी तो मैं मेनली बताऊंगा, बाकी मैंने कल भी बताया था कि पीएच रेगुलेट करने के लिए। देखो प्लांट का वैक्यूल है,
उसके वैक्यूल की मेम्ब्रेन पर ट्रांसपोर्टर है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पर भी ट्रांसपोर्टर है और एंडोसोम की मेम्ब्रेन पर भी ट्रांसपोर्टर है। प्रोटॉन साइटोप्लाज्म में है और वैक्यूल वगैरह में भी है, ऑलरेडी है। लाइसोसोम में तो बहुत ज्यादा प्रोटॉन होते हैं, तभी तो लाइसोसोम और एंडोसोम एसिडिक है। अब अपने आप को और एसिडिक बनाने के लिए मोर प्रोटॉन्स रिक्वायरमेंट होती है, वैक्यूल को भी, लाइसोसोम को भी, एंडोसोम को भी। ऑलरेडी जो है कंसंट्रेशन अगर देखा जाए रेशो, तो लाइसोसोम एंडोसोम में तो खूब सारे प्रोटॉन है, बट फिर भी ये और प्रोटॉन लेना चाहते हैं। अब प्रोटॉन अपनी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर जाएगा तो 100% एक्टिवली जाएगा। आयन है तो ट्रांसपोर्टर से जाएगा, और एटीपी खर्च करेगा तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर से जाएगा। तो वो सभी ट्रांसपोर्टर जो वैक्यूल मेम्ब्रेन्स पर होते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोटॉन्स को लेते हैं खुद को मोर एसिडिक बनाने के लिए, वो सभी ट्रांसपोर्टर वी टाइप ट्रांसपोर्टर हैं। तो प्रोटॉन अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है, एटीपी खर्च करके जा रहा है, ये सभी ट्रांसपोर्टर्स कहलाएंगे वी टाइप वैक्यूलर ट्रांसपोर्टर्स। इनका फेट क्या है, मकसद क्या है इनका? मकसद ये है कि इन ऑर्गेनेल्स को और एसिडिक बनाना। ठीक है, तो ये है वी टाइप ट्रांसपोर्टर। सिमिलरली एफ टाइप ट्रांसपोर्टर हैं जो प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, लेकिन ये रिवर्स हैं, जस्ट दे आर रिवर्स ऑफ द वी टाइप ट्रांसपोर्टर्स। इनमें एक्सेप्शनली होता क्या है कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में प्रोटॉन आता है, हाई से लो में। देखो एक्सेप्शन ही रहेगा, क्योंकि हाई से लो में तो पैसिव होना चाहिए था, लेकिन ग्रेडियंट इन्वॉल्व हो गया, ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व हो गए, इसलिए हमने इसी में पढ़ लिया है। अब क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो उल्टा काम करते हैं ये जब प्रोटॉन हाई से लो में जाएंगे वापस, तो ये एटीपी जनरेट करते हुए जाते हैं, जबकि एटीपी तो यूज होना चाहिए था। तो एफ टाइप ट्रांसपोर्टर का बेस्ट एग्जांपल होती है एटीपी मोटर, जो एटीपी बनाती है। एक बार मैं डेफिनेशन बताता हूं, फिर उस टॉपिक पर हम आते हैं कि जो एफ टाइप ट्रांसपोर्टर हैं वो भी प्रोटॉन को ही ले जा रहे हैं, लेकिन हाई से लो में, पहली बात तो। दूसरा, एटीपी को जनरेट करवाते हुए आते हैं। तो मैं आपको क्विकली बता दूं कि हर एक सेल में, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो इस दुनिया का, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया भी क्यों ना हो, लोकेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन बैक्टीरिया में भी एटीपी बनते जरूर हैं। तो सभी यूकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये मानो माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इसलिए होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा एटीपी मोटर अपने ऊपर रख सके। एटीपी मोटर में एक प्रोटीन है, एक ट्रांसपोर्टर है, ये जिसे एटीपी मोटर हम कहते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टर क्यों है भाई? ट्रांसपोर्टर इसलिए है कि जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ये प्रोटॉन्स से भरा हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बीएससी तो करे हुए सभी स्टूडेंट्स हैं, यस उसी का टाइप है। तो देखो ट्रांसपोर्टर प्रोटॉन क्यों आए? ग्लूकोज टूटा होगा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड अंदर आया, मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल हुई, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बना, यहाँ NADH2 FADH2 बनते रहे, वो वापस ऑक्सीडाइज होते रहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। ऑक्सीडाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन ने ले लिए और कुछ प्रोटॉन लेकर वाटर बना लिया, लेकिन प्रोटॉन अटकते रहे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो भरी हुई है किससे? प्रोटॉन से। प्रोटॉन वापस अंदर आना चाहेंगे हाई से लो कंसेंट्रेशन में, हाई है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में और लो है मैट्रिक्स में। तो हाई से लो में जब आ रहे हैं तो इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू आ रहे हैं। ये ट्रांसपोर्टर कुछ नहीं कर रहा है, प्रोटॉन्स को अंदर ला रहा है, लेकिन जब प्रोटॉन अंदर आए तो एक एनर्जी ग्रेडियंट बना जो इस मोटर को भी घुमाने लगता है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर आप मेरे प्लेलिस्ट सेलुलर रेस्पिरेशन में देख सकते हो कि ए पाइप होता है, पहले वो घूमता है, फिर 12 सी पाइप होते हैं वो घूमते हैं, फिर एप्सिलॉन और गामा यूनिट होती है, उसके साथ अल्फा 3 बीटा 3 रोटर ब्लेड होती है। वो जब घूमेगी अंदर तो घूमते हुए एडीपी और पीआई को मिक्स करेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और घुमाकर एटीपी बनाती है। तो इस तरह से एटीपी बनना, क्योंकि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से प्रोटॉन आए थे यहाँ, तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी बनाना। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के माइटोकॉन्ड्रिया में तो एफ टाइप ट्रांसपोर्टर, जिसे हम CF0F1 या ऑक्सीसोम्स या एटीपी मोटर कहते हैं, प्रेजेंट होती है। और अगर वो प्लांट है, अगर यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं, तब तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी मोटर होती है। अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट में भी होती है। अगर प्लांट है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और ऑर्गेनेल होगी, क्लोरोप्लास्ट। आप सबको पता होना चाहिए कि फॉस्फोराइलेशन लाइट की प्रेजेंस में भी होता है। जब लाइट रिएक्शंस होते हैं, अभी हम फोटोसिंथेसिस पढ़ने नहीं बैठेंगे, तो फोटोसिस्टम 2 ऑक्सीडाइज होकर उसके भी इलेक्ट्रॉन चल पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से
प्रोटॉन्स ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड में, ये थैलेकॉइड कहलाता है क्लोरोप्लास्ट का, इसके ल्यूमन में प्रोटॉन्स आते रहते हैं। वो प्रोटॉन भी बाहर इस थैलेकॉइड से जब जाएंगे तो एटीपी मोटर है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन नहीं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एटीपी मोटर है, उसको घुमाते हुए प्रोटॉन बाहर जाते हैं हाई से लो कंसेंट्रेशन में, और वहां भी एटीपी बनता है। वहां एटीपी ऑक्सीडेशन से नहीं बना, वहां एटीपी बना लाइट में, तो उसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। जबकि सभी एनिमल्स में या प्लांट में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी मोटर है, तो प्लांट में 2 जगह है, एनिमल्स में 1 जगह है। फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी जो एटीपी बनते हैं वो भी एटीपी मोटर से बनते हैं। एक और तरीका भी होता है फॉस्फोराइलेशन का, बट उसमें जो है मोटर इन्वॉल्व नहीं है, वो एसएलपी कहलाता है। मानो मेरे पास 2 फॉस्फेट है, मैं एक फॉस्फेट आपको दे दूं तो आपका फॉस्फोराइलेशन हो गया। मैं सबस्ट्रेट था, मैंने अपनी फॉस्फेट डोनेट कर दी, तो ये कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये भी आप रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस में भी होता है, क्रेब साइकिल में भी होता है, तो ये एसएलपी कहलाता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मानो मैं 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड हूं, मेरे पास 2 फॉस्फेट है, एक पहली पोजीशन पर एक तीसरी पोजीशन पर, अगर मैं फर्स्ट पोजीशन डोनेट कर दूं तो मैं एसएलपी यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कर रहा हूं, वहां एटीपी मोटर इन्वॉल्व नहीं है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में और फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों में एटीपी मोटर इन्वॉल्व है, विच इज एग्जांपल ऑफ एफ टाइप ट्रांसपोर्टर। फोर्थ टाइप या लास्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर है एटीपी बाइंडिंग कैसेट। जरूरी नहीं एटीपी फॉस्फोराइलेट ही करे, जरूरी नहीं एटीपी केवल प्रोटॉन को हिलाए, जो मेजर ट्रांसपोर्टर है वो तो यही है, एटीपी बाइंडिंग कैसेट जो है। कोई भी मॉलिक्यूल जो आना चाहता है प्रोटॉन के अलावा या कैटायन के अलावा भी, कोई लार्ज मॉलिक्यूल है, मानो कोई अमाइनो एसिड है, कोई हार्मोन है, वो भी तो अंदर आना चाहता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आना चाहता है, चलो कोई बात नहीं, ये एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, एटीपी खर्च करके ला रहा है, तो जरूरी नहीं है एटीपी इसको फॉस्फोराइलेट करे, यानी ये पी टाइप ट्रांसपोर्टर हो। तो ये जो ट्रांसपोर्टर है ये कहलाता है एबीसी टाइप, एटीपी बाइंडिंग कैसेट। एक कैसेट है इसके पास जिसके साथ एटीपी बाइंड कर जाएगा, जैसे ही कैसेट पर एटीपी लोड होगा तो ये रिकॉर्डर चल पड़ेगा। तो इस प्रोटीन को इंडिविजुअली, ये भी तो प्रोटीन है, ये भी एक ट्रांसपोर्टर ही है, तो इस प्रोटीन की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें 2 डोमेन होती हैं, 2 पार्ट होते हैं इसके, दोनों सेम होते हैं, यानी होमोडायमर। प्रोटीन के डायमर्स, मान लो 2 प्रोटीन है, दोनों सेम है, दोनों पेप्टाइड नॉट प्रोटीन, प्रोटीन तो एक ही है। ये एबीसी टाइप के जितने भी ट्रांसपोर्टर होंगे, इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहा मैं, तो एक पूरी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, उन सब में 2 पार्ट होते हैं, दोनों सेम होंगे, तो 6 पास प्रोटीन पेप्टाइड है एक, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, ये कहलाता है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन 1। ट्रांस मेम्ब्रेन का सीधा सा मतलब है जो मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा है, ठीक है, ये एक डायमर है। इसी तरह से दूसरा डायमर है 1 2 3 4 5 6। देखिए ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन 1, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन 2, TMD2, तो ये दोनों ही जरूरी हैं, ठीक है। अब इनका सी टर्मिनल दोनों का, इसका एन टर्मिनल, इधर है एटीपी बाइंडिंग डोमेन या न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, हम लिखेंगे NBD, NBD। अब देखो पूरा स्ट्रक्चर मिलकर बना ABC ट्रांसपोर्टर। इसमें क्या है कि एक डोमेन में 6 पास हैं, दूसरी डोमेन में भी 6 पास हैं, और दोनों पास को जोड़ने वाली बीच में 2 कैसेट हैं। तो ये ओवर एंड ऑल इस तरह से कि 6 पास, फिर एक कैसेट दूसरी कैसेट से ज्वाइन, और फिर इधर ये। ज्यादातर एबीसी ट्रांसपोर्टर मिलकर ही काम करते हैं कि जब दोनों डोमेन, यानी ये 12 के 12 डोमेन आपस में कनेक्ट रहेंगे वाया NBD। पहले तो 2 पार्ट समझ लो, TMD ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन और न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन NBD। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, चाहे वो ट्रायोज फॉस्फेटो, ये चीज समझ लीजिए, वो भी एक न्यूक्लियोटाइड है। तो एटीपी कहां बाइंड करेगा, इस NBD पर बाइंड करेगा आके, यहां किसी भी एक NBD पर कर लेगा, दोनों पर बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि एक एटीपी खर्च करना अपने को। तो ज्यादातर एबीसी ट्रांसपोर्टर तो दोनों को साथ रखकर काम करते हैं कि दोनों डायमर यूनिट, पहली भी और दूसरी भी। कुछ हाफ ट्रांसपोर्टर भी होते हैं, यानी कईयों में एक जनरेटर, एक मशीन भी चलती रहेगी तो भी वो ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं चीजों को। तो एक तो ये बहुत सिंपल सा बात है कि डायमर है, दोनों डायमर में ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन में 6 पास हैं, तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे अगर वो पूरा ट्रांसपोर्टर है, तो अगर काम पूरा मिलकर कर रहा है। दूसरी डोमेन है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, जो कैसेट है, सच में एक कैसेट है जिस पर एटीपी बाइंड करेगा। तो ये स्ट्रक्चर है एटीपी बाइंडिंग कैसेट की, कि एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन की साइटोप्लाज्म की तरफ न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है, क्योंकि वहीं से एटीपी उसको मिलता है। अब देखो जैसे ही एटीपी यहां मिल जाएगा तो जो भी चीज इसको अंदर लानी है ले आएगा,
चाहे ये वाला डायमर ले आए चाहे ये वाला डायमर ले आए, डजेंट मैटर, क्योंकि ये पूरा ही प्रोटीन है। देखो 99% एबीसी बाइंडिंग कैसेट जो है वो तो कैरियर ही प्रोटीन है, बट बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। कभी कभी एक एक्सेप्शन है कि जो एबीसी कैसेट है, मतलब जो एबीसी ट्रांसपोर्टर वो चैनल भी होते हैं। तो उसके चैनल तो मैंने बताया था ना, हमेशा ही पैसिव होते हैं, हमेशा ही, कभी भी एक्टिव नहीं होते। ये एक एक्सेप्शन है कि कभी कभी एबीसी ट्रांसपोर्टर कैरियर ना होके चैनल होता है, लेकिन वो चैनल गेटेड है, एटीपी आने पर ही खुलेगा। तो ये बहुत एक्सेप्शनल केस है, कभी भी चैनल एक्टिव नहीं होते, चैनल्स आर ऑलवेज पैसिव। ये एक एक्सेप्शन है कि कभी कभी जो आपके एबीसी टाइप के ट्रांसपोर्टर हैं वो चैनल हो सकते हैं, और लेकिन चैनल होगा तो गेटेड चैनल, यानी कि जो रेगुलेट किया जाएगा एटीपी से ही, इसलिए उसको एटीपी बाइंडिंग कैसेट कहते हैं। वो चैनल भी तो एक प्रोटीन ही है, तो उसमें भी कैसेट है एटीपी से बाइंड करने वाली। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं एबीसी टाइप ट्रांसपोर्टर्स के, जैसे कि पी ग्लाइकोप्रोटीन, वो पूरा एक वर्ग था, वो एक कैटेगरी थी। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप एक पी टाइप ट्रांसपोर्टर है, एटीपी मोटर एक एफ टाइप ट्रांसपोर्टर है, प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर एक वी टाइप ट्रांसपोर्टर है जो मेम्ब्रेन पर है, लाइसोसोम पर या वैक्यूल पर। ऐसे ही पी ग्लाइकोप्रोटीन एक ट्रांसपोर्टर है, जो किस टाइप का ट्रांसपोर्टर है, ये है एबीसी टाइप ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो पी ग्लाइकोप्रोटीन देखो ये एक प्रोटीन है, ये रहा, ये एक्सो मूवमेंट कराता है, बाहर भेजता है चीजों को। एक्स मॉलिक्यूल है, मानो एक्स को बाहर भेज रहा है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। बाहर ऑलरेडी ज्यादा एक्स मॉलिक्यूल, फिर भी एक्स को अंदर से बाहर भेज रहा है, तो क्या एटीपी खर्च नहीं करेगा? ये बिल्कुल खर्च करेगा। ये ट्रांसपोर्टर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर रहेगा। खासियत क्या है पी ग्लाइकोप्रोटीन की? पी ग्लाइकोप्रोटीन को MDR1 भी कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन। पाया गया कि कुछ सेल्स को जब अनहेल्दी होने पर या हेल्दी होने पर भी, किसी भी केस में, मानो कोई ड्रग या टॉक्सिक दिया जा रहा है, इस सेल में जबरदस्ती मैंने टॉक्सिन्स दे दिए, जहर दे दिया या कोई दवाई भी दे दी मान लीजिए इसको ठीक करने के लिए, तो ये सेल अपने आप उस टॉक्सिन को वापस बाहर भेजती रहती है। तो वो टॉक्सिन बाहर तो वैसे ही ऑलरेडी ज्यादा है, तभी तो अंदर गया था, लेकिन अंदर भी जितना गया ऑलरेडी, जो कम कंसेंट्रेशन में भी गया, उसको भी वापस बाहर फेंकती है। तो बाहर फेंकने का काम ये पी ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर, जिसे MDR1 मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ये करता है। इसको MDR इसलिए कहते हैं क्योंकि लंग कैंसर वाली सेल्स को जब स्टडी किया गया तो उसके MDR, उस पर जितनी भी दवाई दी जा रही थी उनको रजिस्ट कर रहे थे। कैसे रजिस्ट कर रहे थे कि MDR1 था वहां पर या पी ग्लाइकोप्रोटीन था, वो वापस उन जीनोबायोटिक्स को बाहर फेंक रहा था। तो एटीपी खर्च करके बाहर फेंकता है, यानी बाहर भेजता है। ये कैसा ट्रांसपोर्टर है? एबीसी टाइप ट्रांसपोर्टर है। इसमें एटीपी बाइंडिंग कैसेट होती है, फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, ना ही ये प्रोटॉन है, तो ये एफ या बी टाइप भी नहीं है। ऐसे ही CFTR आप सिग्नलिंग में भी पढ़ेंगे, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटरी या रिस्पॉन्स रेगुलेटर होता है CFTR1। ये भी एक प्रोटीन है, मानो ये CFTR है। इसकी प्रॉपर सिग्नलिंग ही आएगी, हम सेल सिग्नलिंग में पढ़ेंगे। मैं यहां ब्रीफ में बता दूं आपको कि ये क्लोरीन को रेगुलेट करता है। क्लोरीन अंदर जाते रहेंगे तो पानी भी अंदर जाता रहेगा सेल में, पानी जाता रहेगा तो म्यूकस बना रहेगा। वो सभी सेल्स जिनमें म्यूकस बना रहना जरूरी है, खासकर उनमें CFTR का बहुत रोल है। जैसे हमारी नेजल कैविटी जो है, इनके अंदर भी म्यूकस नहीं रहेगा तो पैथोजन वायरस बैक्टीरिया ज्यादा जाएंगे बॉडी में। तो म्यूकस बनाने के लिए पानी जरूरी, पानी के लिए क्लोरीन जरूरी, क्लोरीन आने के लिए CFTR का खुलना जरूरी, और CFTR के खुला रहने के लिए यानी एक्टिव रहने के लिए एटीपी जरूरी। अच्छा, ये एक एक्सेप्शन भी, एटीपी के अलावा ये एक और न्यूक्लियोटाइड पर डिपेंड है जिसे CAMP कहते हैं, साइक्लिक AMP। ये भी सिग्नलिंग में आएगा। अभी आप समझ ले कि ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, CAMP भी साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड है। दोनों जब होंगे तब ये एक्टिव रहेगा, तब क्लोरीन आते रहेंगे, पानी आता रहेगा, म्यूकस बनता रहेगा। लेकिन अगर वही बात है ये इनएक्टिव हो गया किसी भी तरह से, तो फिर जो है एक डिजीज कॉज होती है जिसे सिस्टिक फाइब्रोसिस भी कहते हैं। तो CFTR1 भी एटीपी से ही क्लोरीन को अंदर लाता है। देखो एनायन है क्लोरीन, और जो है ये भी टाइप ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्टर यानी कि एटीपी बाइंडिंग कैसेट है। तो ये कुछ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स थे। आई होप दे ऑल आर क्लियर टू यू।